नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन यूट्यूब के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम घर बैठे बैठे भारतीय वैदिक परंपरा से वास्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वास्तु की हमारी 21 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपने वास्तु के प्रारंभिक विषयों के साथ साथ कुछ गंभीर विषयों का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे वृक्ष वास्तु की। वास्तु के सभी प्राचीन आचार्यों ने, महर्षियों ने अपने सभी प्रमुख ग्रंथों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। वृक्ष वास्तु के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। शास्त्रों में इसका उल्लेख दो प्रकार से मिलता है। एक यह है कि हमें अपने घर या भवन में किस प्रकार की लकड़ी अथवा काष्ठ का प्रयोग करना चाहिए, कौन से वृक्षों की लकड़ी हमें घर निर्माण के सामग्री के रूप में काम में लेनी चाहिए। और दूसरा भेद है कि हमें घर के आसपास या घर में या घर के बाहर कौन से वृक्ष लगाने चाहिए, किस दिशा में लगाने चाहिए, कौन से वृक्ष उत्तम हैं और उत्तम फलदायी हैं, शुभ फल देते हैं, और कौन से फल अशुभ फल देते हैं और उनके क्या क्या शुभ और अशुभ फल हैं। घर में जो भवन निर्माण के लिए हमें लकड़ी काम में लेनी है, काष्ठ काम में लेना है, वो किस प्रकार के वृक्षों का होना चाहिए, कौन से वृक्ष की लकड़ी हमें काम में लेनी है, कौन से वृक्ष की लकड़ी हमें काम में नहीं लेनी है, किस सामग्री का उपयोग करना है लकड़ी का, किसका उपयोग नहीं करना है, और उसके क्या शुभ और अशुभ फल होते हैं, और उनके शुभ और अशुभ फलों पर विस्तार से चर्चा जो है सारे प्रमुख ग्रंथों में मिलती है। दोस्तों, जहां तक भवन निर्माण के लिए किस वृक्ष की लकड़ी काम में लेनी चाहिए या कौन सी लकड़ी प्रयोग में लानी चाहिए, इसके लिए शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि सभी प्रकार के भवन, चाहे वो किसी भी प्रकार के भवन बन रहे हो, चाहे वो औद्योगिक भवन हो, चाहे वो औद्योगिक संस्थान हो, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे वो आपका घर हो, किसी या आप कोई मंदिर हो, सभी प्रकार के भवनों में केवल एक ही प्रजाति के वृक्ष की लकड़ी काम में लेनी है। क्या? जैसे मान लीजिए, जैसे चीड़, साल, आम, कीकर, बबूल, सागवान आदि, इनमें से केवल एक प्रकार की लकड़ी अपने को काम में लेनी है। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें 3-4 प्रकार की लकड़ी काम में ले ली। चौखट हमने साल की बना ली, दरवाजे हमने चीड़ के बना लिए, और वार्डरोब इत्यादि हमने जो है आम या बबूल की बना ली, या फर्नीचर आम या बबूल का बना लिया। शास्त्रों में उल्लेख है कि इसमें अधिक से अधिक 3 प्रकार की लकड़ी, 3 प्रजाति की लकड़ी अपन भवन निर्माण में काम में ले सकते हैं। उसमें भी एक आ गया है कि जैसे एक ही प्रजाति के वृक्ष की लकड़ी अगर काम में ली जाएगी तो उसको सबसे उत्तम शुभ फलप्रद माना गया है। मान लीजिए कि हम पूरे मकान में आम की लकड़ी, पूरे भवन में आम की लकड़ी काम में लेते हैं, तो वो केवल एक ही प्रजाति की हुई। तो एक ही प्रजाति की लकड़ी काम में लेने पर भवन में रहने वाले प्राणियों को, निवास करने वाले प्राणियों को सारे उत्तम और शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर हम 2 प्रजाति की लकड़ी काम में लेते हैं, मान लीजिए साल और चीड़ की लकड़ी आपने काम में ली, तो उसका मध्यम फल बताया गया। उसके लिए ये कहा गया है कि वो मध्यम फलद होती है, वो मध्यम फल देती है, जबकि एक प्रजाति की लकड़ी तो सबसे सर्वोत्तम शुभ फल देती है। लेकिन आप 2 प्रजाति की लकड़ी तक काम में ले सकते हैं। लेकिन 3 प्रजाति की लकड़ी, यानी कि आप आम, बबूल और शीशम, मान लीजिए आपने ये 3 वृक्ष ले लिए, 3 वृक्ष की लकड़ियां काम में ले ली, तो ये अधम बताया गया है, यानी कि इसके बहुत अशुभ परिणाम बताए गए हैं। तो दोस्तों, किस किस वृक्ष की लकड़ी का काम में लेने का प्रावधान वास्तु ग्रंथों में किया गया है, और कि कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो कहां पर उगे हुए हों तो उनकी लकड़ी काम में लेनी है। इसके लिए कुछ निषेध भी शास्त्रों में किया गया है कि इस प्रकार के वृक्षों की लकड़ी हमें बिल्कुल काम में नहीं लेनी है। मान लीजिए हम एक ही प्रजाति के वृक्ष की लकड़ी काम में लेनी है, तो लेकिन उसमें भी ये निषेध है कि कहां पर उगे हुए वृक्षों की लकड़ी आपको काम में लेनी है और कहां पर
उगे हुए वृक्षों की लकड़ी आपको प्रयोग में नहीं लेनी है। तो क्या क्या निषेध है? शमशान की भूमि पर उगे हुए वृक्ष, आग से झुलसे हुए वृक्ष, जंगल आदि में जो आग लग जाती है उसमें जो वृक्ष अधूरे नष्ट हो जाते हैं या आधे जल जाते हैं, उनकी लकड़ी भी काम में नहीं लेनी। दूषित भूमि पर उत्पन्न वृक्ष, वो भी काम में नहीं लेनी। बिजली गिरने से जो वृक्ष जो है वो खंडित हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी लकड़ी भी आपको काम में नहीं लेनी है। आंधी से गिरे हुए वस्त्र, तूफान आंधी में जो वृक्ष गिर जाते हैं, अपने आप उखड़ जाते हैं, उनकी लकड़ी भी घर के का प्रयोग में आपको किसी भी निर्माण सामग्री में काम में नहीं लेनी है। सड़क के किनारे, मुख्य मार्ग के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनकी लकड़ी को भी आपने घर में प्रयोग नहीं करना है। चैत्य वृक्ष जैसे पीपल, बड़ आदि, इन वृक्षों की लकड़ी भी आपको काम में नहीं लेनी है, सामग्री प्रयोग में नहीं लानी है। और किसी व्यक्ति की स्मृति में, जैसे बड़े व्यक्ति अपनी स्मृति में वृक्षारोपण करते हैं, तो उसकी लकड़ी भी उसको काट करके आपको घर की सामग्री के प्रयोग में नहीं लानी है। खराब या दूषित वृक्ष, जो वृक्ष खराब हो गए हों, जिनके तने में छेद हो गया हो, जिनके तने खराब हो गए हों, कीड़ा लग गया हो, वो वृक्ष की लकड़ी भी आपको काम में नहीं लेनी है। एक और बहुत मुख्य और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि पुरानी सामग्री, ये सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं है, किसी भी भवन की उतरी हुई, किसी मंदिर की निकली हुई और किसी भी प्रकार की पुराने भवन की सामग्री नए भवन में या भवन के जीर्णोद्धार में काम में नहीं लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार का भवन हो, आपका घर हो, आपका व्यावहारिक संस्थान हो, आपकी दुकान हो, आपकी फैक्ट्री हो, किसी में भी आपको पुरानी लकड़ी काम में नहीं लेनी है। और यह नियम सिर्फ पुरानी लकड़ी के लिए नहीं है दोस्तों, आपको किसी भी भवन की पुरानी सामग्री, पुरानी ईंटें, कुछ भी पुराना सरिया, कोई भी सामग्री पुरानी किसी भवन की आपको काम में नहीं लेनी है। इसमें एक और मुख्य बात है दोस्तों, कि इसका भी विशेष ध्यान रखना है, किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर उगे हुए वृक्ष, उसकी लकड़ी भी अपने को भवन निर्माण की किसी भी सामग्री में प्रयोग नहीं करनी। किसी भी मंदिर या देवालय या किसी भी धार्मिक स्थान में उगे हुए वृक्ष या किसी मंदिर और देवालय की पुरानी सामग्री भी आपको अपने भवन निर्माण में काम में नहीं लेनी। और ऐसे वृक्ष जिनसे सफेद रंग का पदार्थ, सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता हो, उस प्रकार वृक्ष की लकड़ी भी आपको भवन निर्माण के काम में नहीं लेनी। अब इनके क्या शुभ और अशुभ फल हैं, इसके विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जिन वृक्षों से सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है, अगर ऐसे वृक्ष की लकड़ी हम अपने भवन निर्माण की सामग्री में काम में लेते हैं, तो धन हानि होने के, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि, ये सब रुक जाती है, इसकी हानि होती है दोस्तों। जिस वृक्ष पर कौवे बैठते हों, उस वृक्ष की लकड़ी भी काम में लेने से धन की हानि बताई गई है। जिस वृक्ष पर गिद्ध बैठते हों, उस वृक्ष की लकड़ी अगर हम घर के निर्माण सामग्री में काम में लेंगे तो महारोग कारक है। शमशान आदि भूमि पर उगे हुए वृक्ष, उनकी लकड़ी अगर हमने भवन निर्माण की सामग्री में काम में ले ली तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं दोस्तों। बिजली गिरने से दूषित हुआ वृक्ष, यानी कि किसी वृक्ष पर बिजली गिर गई और वो उसकी आधी लकड़ी बेकार हो गई, लेकिन आधी लकड़ी काम की है, तो उसको भी नहीं लेना, क्योंकि इससे भवन में आग लगने का खतरा, अग्नि भय होता है दोस्तों। आंधी से गिरे हुए वृक्ष, आंधी से अगर कोई वृक्ष गिर गया है तो उसकी लकड़ी भी हमें प्रयोग में नहीं लेनी है, उससे वात विकार होता है, नर्वस सिस्टम संबंधी डिजीज होने की संभावना अधिक रहती है। सड़क या मुख्य मार्ग पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनकी लकड़ी भी हमें भवन निर्माण की सामग्री में काम में नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी लकड़ी कुल का नाश करने के लिए, कुल का नाशकारक होती है दोस्तों। और परिवार के कुल वृक्ष, कुछ परिवारों में कुल वृक्ष होते हैं, जैसे कुल देवता होते हैं वैसे कुल वृक्ष होता है, उसकी वो पूजा करते हैं, उसकी लकड़ी भी काम में नहीं लेनी है। आपके परिवार का अगर कोई कुल वृक्ष है तो उसकी लकड़ी बिल्कुल भी आप भवन की सामग्री के लिए काम में ना लें, भवन में उपयोग में ना लें, निर्माण में, नहीं तो इससे मृत्यु भय होता है। चैत्य वृक्ष, बड़ पीपल आदि, इनको चैत्य वृक्ष कहा गया है। इन पर
शास्त्रों में कहा गया है कि इन पर दुष्ट आत्माओं और प्रेतों का वास होता है। तो इस प्रकार के वृक्षों की लकड़ी भी आपको काम में नहीं लेनी है, क्योंकि ये गृह स्वामी की मृत्यु भय का कारण बन सकते हैं। जिस वृक्ष का तना खराब हो गया हो, दूषित हो गया हो, काना हो, कीड़ा लग गया हो, उसकी लकड़ी अगर आप काम में लेंगे तो दोस्तों राजदंड का भय होगा। राज्य की तरफ से आपको पीड़ा मिल सकती है, आपको टैक्सेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी सारी जो फाइलें हैं इनकम टैक्स की वो स्कूटी में आ सकती है, टैक्सेशन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, और भी किसी प्रकार की राज्य की तरफ से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। एक वो वृक्ष होते हैं जो एक दूसरे से भेदन कर लेते हैं, यानी कि एक वृक्ष की शाखा दूसरे वृक्ष की शाखा को क्रॉस करती है या उसके बीच में से निकल जाती है। ऐसे वृक्ष की लकड़ी भी काम में नहीं लेनी है दोस्तों, उससे शत्रु भय होने की संभावना रहती है। मंदिर आदि देव स्थान, धार्मिक स्थान में जो वृक्ष उगे हैं उनकी लकड़ी भी अपने को प्रयोग नहीं लेनी है, उससे रोगी होने की संभावना रहती है परिवार के सदस्यों की, और परिवार की उन्नति नहीं होती, परिवार निरंतर अवनति की ओर अग्रसर होता रहता है। टूटे हुए वृक्ष, जो वृक्ष टूट गए हैं किसी भी कारण से, आंधी तूफान से, बिजली से, मैंने आपको पहले भी बताया, या अपने आप टूटकर गिर गए हैं, उनकी लकड़ी भी अपने को भवन निर्माण में काम में नहीं लेनी है, उससे गृह स्वामी की पत्नी की मृत्यु होने का भय रहता है। किसी वृक्ष में घाव हो, घाव किसे कहते हैं दोस्तों? तने में छेद हो जाना, या उसमें किसी प्रकार का कीड़ों द्वारा उसे दूषित कर देना, तो इस प्रकार के वृक्षों की लकड़ी भी अपने को काम में नहीं लेनी, ये पारिवारिक सदस्यों के लिए रोग उत्पत्ति का कारण बन सकता है। अब घर के आसपास या घर पर कैसे वृक्ष लगाए जाए, कौन से वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करना है या नहीं करना है, करना है तो घर के कौन सी दिशा में करना है, कौन सी दिशा में कौन से वृक्ष लगाने हैं, और अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक है तो किचन गार्डन घर के कौन सी दिशा में बनाना है दोस्तों। किचन गार्डन के लिए पूर्व दिशा से लेकर के उत्तर की तरफ से होते हुए पश्चिम तक सबसे सर्वोत्तम स्थान है जहां पर आप अपने घर का किचन गार्डन लगा सकते हैं। किचन गार्डन के लिए सर्वोत्तम स्थान है पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर या वायव्य कोण या ईशान कोण, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया ईशान कोण को पूर्व और उत्तर दोनों अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, दोनों के उद्भव स्थान है। वहां से इन दोनों ऊर्जाओं के स्रोत प्रारंभ होते हैं, तो उस जगह को खाली रखते हैं हम अपने घर में या भवन में, तो वहां पर आप किचन गार्डन लगा सकते हैं, या उत्तर पश्चिम की तरफ लगा सकते हैं वायव्य कोण में, या पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आप इस दिशाओं में किचन गार्डन बना सकते हैं। घर के आसपास या घर में कौन से वृक्ष लगाने हैं या कौन से वृक्ष नहीं लगाने। वृक्ष कौन से नहीं लगाने हैं? चैत्य वृक्ष नहीं होना चाहिए घर के आसपास, कोई भी बढ़िया पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष, बढ़िया पीपल आदि ये घर के आसपास नहीं होने चाहिए। घर के में आपको कैक्टस नहीं लगाने हैं दोस्तों, कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने हैं, ये घर के पारिवारिक वातावरण को, शांति को भंग करेंगे, क्लेश का कारण बनेंगे, घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेशपूर्ण वातावरण रहेगा दोस्तों, और टकराव होगा सबसे ज्यादा, पारिवारिक सदस्यों में आपस में टकराव होगा, तनाव होगा। फलदार वृक्ष भी घर में नहीं लगाने हैं दोस्तों। फलदार वृक्ष अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो उससे ये संतान की उन्नति में बाधक हैं, संतान के अवनति का कारण बनते हैं। सफेद दूध जैसा पदार्थ, तरल पदार्थ जिन वृक्षों से निकलता है या जिन पौधों से निकलता है वो घर में बिल्कुल नहीं लगाने दोस्तों, आधा किचन गार्डन में लगाने हैं, क्योंकि इन प्रकार के वृक्षों को लगाने से, पौधों को लगाने से धन हानि की संभावना बहुत अधिक होती है। अब कौन सी दिशा में वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष लगाने चाहिए? अगर वृक्ष लगाने का शौक है, आपके पास स्थान भी है, आपको उसमें रुचि भी है, तो आप वृक्ष लगा सकते हैं। वास्तु में ग्रंथों में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। पूर्व दिशा से लेकर के और उत्तर दिशा तक आपको किसी भी प्रकार के बड़े वृक्ष नहीं लगाने हैं। दक्षिण से पश्चिम तक और बड़े भारी वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन उनमें जिन वृक्षों का निषेध है वो
वृक्ष नहीं लगाने हैं दोस्तों। दक्षिण से लेकर के पश्चिम दिशा तक, यानी कि दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम कोण, यहां पर आप ऊंचे और भारी वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन जिन वृक्षों का निषेध है वो वृक्षारोपण वहां नहीं करना। आपको एक बात और बता देता हूं, घर में कौन से वृक्ष लगा सकते हैं। अब देखिए, औषधि के वृक्ष या मसालों के वृक्ष, औषधि के वृक्ष, मसालों के वृक्ष, मसालों के पौधे लगा सकते हैं। जामुन, नीम, अशोक, मौलश्री, पुन्नाग, अनार, कदम, गुलमोहर, करंज आदि, अपराजिता, महुआ, आम, नागर, आंवला और सफेद कनेर, इनके वृक्ष घर में लगाने शुभ बताए गए। अब आप कहेंगे कि आपने कहा था कि घर में फलदार वृक्ष नहीं लगाने, ये संतति के लिए या संतान के लिए शुभ नहीं होते, लेकिन ये अपवाद है दोस्तों। आम और अनार के वृक्ष फलदार वृक्षों में ये अपवाद है, आप इन्हें घर में रोप सकते हैं। आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं, यदि आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है, जमीन का टुकड़ा खरीद रखा है, भूखंड खरीद रखा है, लेकिन आप उस पर मकान का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, किसी न किसी व्यवधान, रोक या बाधा के कारण आप उस पर घर नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं दोस्तों। उस भूमि पर, उस भूखंड पर, उस प्लॉट पर एक अनार का पौधा पूर्वोत्तर दिशा में, ईशान कोण में, पूर्व से उत्तर के बीच में रोप दे दोस्तों। एक अनार का पौधा उस प्लॉट में लगा दें, आपको भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही आपके मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आप शीघ्र ही उस भूखंड पर, उस प्लॉट पर आप अपने भवन का, अपने मकान का निर्माण प्रारंभ कर पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आज आपको ये बताया कि किस प्रकार के वृक्ष घर में लगाने चाहिए या घर के आसपास लगाने चाहिए, किचन गार्डन किस दिशा में लगाना चाहिए, किचन गार्डन में आप किस प्रकार के पौधे या वृक्ष लगा सकते हैं, कौन से वृक्ष हमें बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, घर के आसपास भी नहीं होने चाहिए। और जब हमने इस विषय पे चर्चा की थी भूखंड चयन पर, तो हमने ये कहा था कि जिस भी भूखंड को हम खरीदना चाहते हैं या अपने आवास, उस पर मकान बनाना चाहते हैं, तो जब हम उसे देखने जाते हैं तो उसके चारों तरफ घूम करके आसपास के वातावरण का निरीक्षण हमें अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आज आपको ये भी बताया कि हमें घर निर्माण करने में या भवन निर्माण करने में किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए, कौन से वृक्षों की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए और किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करने से हमें अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे और किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करने से हमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं vedicastrovastu.in। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जो अभी एक वीडियो पोस्ट की थी 3 दिन पहले, जिसमें ये बताया गया था, हमने ज्योतिष विश्लेषण किया था, क्या 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जो माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को रात को 8:20 पर घोषित किया था, क्या उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई सुधार होगा? उसका डिटेल्ड आर्टिकल मेरी साइट vedicastrovastu.in पर पोस्ट हो चुका है। जिन दोस्तों को उसमें रुचि हो वो उसको वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा ज्योतिष विश्लेषण किया गया है और रात 12 मई 2020 की रात 8:20 पर कुंडली बनाकर भारतीय वैदिक परंपरा के मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त ज्योतिर्विधावरण, भद्रबाहु संहिता, उनके अनुसार उसका जो है बड़े विस्तार से ज्योतिष आकलन किया गया है और वो निष्कर्ष निकाले गए हैं। उसके विषय में भविष्यवाणी की गई है। अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो उसको जरूर पढ़ें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।